हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कभी के2Z में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके ज्योग्राफी की परीक्षा होगा। समय नहीं है तो इसके लिए किसी से हम जल्दी में लिखवा दिए हैं, तो इसका लिखावट पे ध्यान नहीं देना है। आपको बस ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है और बढ़िया से आपको एग्जाम में करना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कि क्वेश्चन ऐसा बन गया कि आर्थिक भूगोल के विषय के क्षेत्र की व्याख्या करिए, या फिर आर्थिक भूगोल के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में लिखिए। तो लिखिएगा, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र मानव की आर्थिक गतिविधियों और उसके स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। मतलब आर्थिक के बारे में जब बात आ रहा है तो यहाँ पर मानव का जो विषय आएगा उसमें किस में आएगा, तो आर्थिक गतिविधि, इसमें पैसा वैसा के बारे में बात करेंगे। स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है, इसमें निम्नलिखित शामिल है। जैसे कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, संसाधन का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और उपयोग का प्रबंधन करना। अगर हमको आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है मानव का, तो हमको क्या करना है, जो भी संसाधन उसका उपयोग करना पड़ेगा और उसका उपयोग को सही तरीका से वितरण करना पड़ेगा। किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिलेगा तो संसाधन का ठीक तरह से वितरण नहीं हो पाएगा। फिर है कृषि पद्धतियों, फसल पैटर्न और खाद्य उत्पादन का स्थानिक विश्लेषण। जब हम लोग मानव भूगोल में पढ़ते हैं और खास करके आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, तो कृषि से हम लोग जो भी पद्धति करते हैं और जो भी हम फसल करके उपजाते हैं और उससे हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो सब हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करता है। फिर आता है उद्योग। तो उद्योग का जो स्थान है उत्पादन और वितरण के लिए होता है। और व्यापार और परिवहन, तो वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह, व्यापार, मांगों और परिवहन नेटवर्क का अध्ययन करता है। और पांचवा है विकास, क्षेत्रीय असमानताएं, विकास के पैटर्न और आर्थिक नीतियों का भौगोलिक प्रभाव। तो जैसे क्या होता है कि इस क्वेश्चन का कि आर्थिक भूगोल का विषय, तो भूगोल का तो आर्थिक होता है, सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है, बहुत 4-5 तरह का भूगोल आगे आपको बताएंगे। लेकिन आर्थिक के बारे में जहाँ पर बात करेंगे तो जहाँ पर पैसे का बात आता है तो वहाँ पर हम लोग कृषि हो गया, संसाधन हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार और परिवहन हो गया, ये सभी सब जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत में आता है। और लास्ट में इसका विकास के बारे में बात करते हैं। फिर है कि मानव भूगोल का, तो देखिए अभी हो गया था आर्थिक भूगोल, अब हम लोग मानव भूगोल के बारे में बात करेंगे। तो मानव भूगोल के बहुत सारे शाखाएं हैं, उसमें से आपको 2 भी लिखने के लिए आ सकता है, 3 भी लिखने के लिए आ सकता है, 4 भी लिखने आ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि मानव भूगोल के निम्नलिखित शाखाएं होती है या निम्न शाखाएं होती है। तो आप समझ लीजिए कि मानव भूगोल में कौन सा आता है। तो मानव भूगोल में जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, शहरी भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत में आता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसको समझ गए होंगे। फिर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी के नाम। तो देखिए बंगाल में गिरने वाली नदियों के नाम बहुत सारा है, लेकिन आपको 2, 3, 4, 5 कुछ भी पूछ सकता है। तो हम आपको आराम से समझा दे रहे कितना सारा है। आपको 2 पूछेगा 2, 3 पूछेगा तो 3, 4 पूछेगा तो 4 लिखिएगा। तो बंगाल के खाड़ी में जो गिरेगा, तो बंगाल के खाड़ी में गिरने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए सबसे पहले आपको मानचित्र को समझना पड़ेगा कि भारत का इस तरह से मानचित्र ले लीजिए। तो बंगाल की खाड़ी इस साइड में है, बंगाल की खाड़ी किधर है, इधर में, बंगाल की खाड़ी इस साइड में है। तो आपका जो नदी इधर पूरब के साइड में बहेगा, इधर साइड जो बहेगा वो सब जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। समझ गए ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब बंगाल खाड़ी बहने के लिए तो पूरब की तरफ बहने वाला नदी है, तो गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी जो नदी है, ये सभी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में बहती है। ये सभी नदी क्या है, बंगाल का ये वाला जो भारत का एरिया है इस तरफ वाला, तो ये सब बंगाल की खाड़ी में बहती है। तो ये सभी पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ, ये सब बंगाल खाड़ी में बहती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कावेरी। तो ध्यान रखिएगा। फिर है भूकंप के परिणाम। अगर भूकंप आता है तो उसका क्या परिणाम होता है, तो आप ध्यान रखिए। कभी भूकंप के बारे में सुने होंगे, आपके तरफ कभी आया भी होगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे भवन और बुनियादी ढांचे की क्षति होता है। बड़ा बड़ा भवन देखिएगा, बड़ा बड़ा जो घर बना हुआ रहता है सब टूट जाता है, पुल सड़क ये सब एकदम संरचना सब तहस नहस हो जाता है। बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो जाता है। ये सब भूकंप आने से बहुत सारे लोग का जान भी चला जाता है, बहुत लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जान माल का बहुत नुकसान हो जाता है भूकंप के कारण, सीधे तौर पर या ढहने वाली संरचनाओं, आग या सुनामी के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत और चोट हो जाता है। भूकंप एक तरह का प्राकृतिक आपदा है और जब भी आता है तो चोट लग जाता है, बहुत सारे लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं, बहुत तरह का जान माल का नुकसान होता है, बहुत सारे जानवर उनवर भी दब जाते हैं। सिर्फ खाली अपने आदमी के बारे में बात करें, जीव जंतु का भी नुकसान हो जाता है। भूस्खलन और मृदा का द्रवीकरण, जब भूकंप आता है ना तो भूमि का क्या होता है, खसका हो जाता है, खिस जाता है, द्रवीकरण हो जाता है। भूकंप से पहाड़ी क्षेत्रों में, जब पहाड़ी लिखा होना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये वाला चीज़ को देख लीजिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो सकता है। भूकंप आने से क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में जमीन नीचे खसक जाता है तो पहाड़ ऊपर से टूट के गिर जाता है। और ढीली जल संतरित मिट्टी वाले क्षेत्रों में मृदा द्रवीकृत हो सकता है। और क्या हो जाता है कि इधर में ज़मीन थोड़ा सा ढीला है, गीला है, उधर में सब पानी उनी बह करके जाना शुरू हो जाता है, जिससे संरचनाएं कहाँ होता है, संरचनाएं का क्या हो जाता है, नुकसान होता है। तो भूकंप आने से मृदा का द्रवीकरण हो जाता है और सुनामी भी होता है। देखिए कैसे, तो सुनामी के बारे में जब आप समझिएगा कि समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। तो जब भी समुद्र के नीचे में जो भूकंप आता है तो उससे क्या होता है, बड़े पैमाने पर सुनामी उत्पन्न कर सकता है, जो तटीय क्षेत्रों में विनाश का कारण बनता है। जो भी समुद्र के किनारे में रहते होंगे, जैसे मान लेते हैं अपना भारत का
भारत का जो क्षेत्र है ये वाला, इस तरफ इस वाला, ये सब तटीय क्षेत्र है। इस तरफ में जो आदमी लोग रहते होंगे इनको काफ़ी नुकसान होता है सुनामी आने से। सब जगह पे पूरा तेज आंधी तूफान आता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से सौर मंडल की स्थिति करा। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, इसी ध्यान रखिएगा। तो 8 ग्रहों में से सबका नाम याद रख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह के बारे में अगर पूछा जाएगा तो बृहस्पति। क्या ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा। सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति। एक सील और डाइक के बारे में पूछ सकता है आपको, सील क्या होता है, डाइक क्या होता है। तो सील और डाइक के बारे में अच्छा समझ लीजिए कि सील और डाइक, सील आग्नेय चट्टान की एक सारणीबद्ध सीट होती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि सील जो है वो आग्नेय जो चट्टान होता है ना, जो लावा के रूप में बन करके आता है, तो वो जो तलछट्टी से लावा या टब की पुरानी परतों के बीच में स्थित होती है। एक तरह से बोल सकते हैं कि जब भी कोई लावा बनता है तो ऐसे करके एक तरह से दूसरे दबा हुआ रहता है, तपा हुआ रहता है, समझ गए ना। और ये तलछट्टी ऐसा एकदम पतला 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 ऐसे करके परत परत बाई परत बाई परत, परत बाई परत, परत बाई परत, इस तरह से हो जाता है। यह आमतौर पर आसपास की चट्टान के बिस्तर के समतल अनुरूप होता है। मतलब एक तरह से चट्टान इतना चिकना हो जाने लगेगा कि एकदम बिस्तर हो गया, एकदम प्लेन हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कहीं भी किनारे में, नदी उदी के किनारे, समुद्र के किनारे, नहर वर के किनारे भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। एक है डाइक। डाइक आग्नेय चट्टान की एक सारणीबद्ध चरण चादर होती है जो चट्टान की पुरानी परतों को काटती है। यह आमतौर पर आसपास की चट्टान के तल के साथ असंगत होती है। फिर है भारतीय मानक समय। अभी हम लोग का जो भारतीय मानक समय है ना, तो हम लोग एक चीज़ याद रखिए कि हम लोग का जो पृथ्वी है, इसको इधर कर देते हैं और इसके बाद थोड़ा सा, हाँ, हम लोग का जो पृथ्वी है इस तरह से गोल है। तो जो बीच से रेखा गुजरी है ना, एकदम बीच से, यहाँ से हम लोग इसको टाइम रेखा करके मानते हैं। ग्रीन बीच से गुरा हुआ ये जो जगह है, ये कहाँ पर है, तो ये ग्रीन बीच में लंदन में, याद रखिएगा ग्रीन बीच ये जगह लंदन में है। अब यहाँ से हम लोग का जो भारत है ना, तो देखिएगा ये वाला जो भूमध्य रेखा है, तो भारत यहाँ पर ऊपर में है, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि यहाँ से 5.5 घंटा आगे हैं। कितना घंटा आगे हैं? 5.5 घंटा आगे पूरब में, क्योंकि हम लोग पूरब की तरफ है, इधर से सूरज उगता है, तो हम लोग 5.5 घंटा यहाँ से आगे हैं। अब समझिए इसको आराम से कि भारतीय मानक समय जो है, तो भारतीय मानक समय IC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड पूरे भारत में मनाया जाने वाला समय क्षेत्र है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप है। जो समित सार्वभौमिक समय ग्रीन बीच से लिया गया है, याद रखिएगा। जिससे हम लोग की ग्रीन बीच से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, क्योंकि हम लोग पूरब के तरफ में। और आप लोग को पता होगा कि 1 डिग्री का अंतर होगा ना, 1 डिग्री का अंतर होगा तो 4 मिनट का फर्क पड़ेगा। कितना देर का फर्क पड़ेगा? 4 मिनट का फर्क पड़ेगा। हम लोग 82.5 डिग्री पूरब में, कितना डिग्री पूरब में? 82.5 बोल सकते हैं या 82.30 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 82.5 डिग्री पूरब में है, तो 82.5 डिग्री को अगर 4 से गुना करिएगा ना, तो आप देखिएगा निकालिएगा 5.30 घंटा निकल जाएगा। इतना घंटा हम लोग आगे हैं। हिमालय की सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वतमाला तो हिमालय के जो सबसे कम ऊंचाई वाला पूछेगा ना, तो हिमालय का जब सबसे कम ऊंचाई पूछेगा, तो देखिए हिमालय में जो परत है ऐसे करके 3 परत है। सबसे ऊपर वाला को हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊपर वाला क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। और सबसे नीचे वाला पूछेगा तो उसको शिवालिक कहते हैं। सबसे नीचे वाला क्या कहते हैं? शिवालिक। तो ज़्यादा चांस है कम वाला को पूछेगा, तो सबसे कम वाला पूछेगा तो इसको शिवालिक कहते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और बाकी आप लोग को ये जो भी मेहनत है हम किसी बच्चा से ही करवा दिए हैं। आप ऐसा नहीं कि इसको हम लिख करके दे रहे थे, क्योंकि मेरे पास तो टाइम खुद ही कम है। लेकिन इतना निश्चित है कि जितना हम बके हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको छपे हैं और ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और बाकी इसके बाद भी कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट करिए। कमेंट करेंगे नहीं, लाइक करेंगे नहीं, ज़्यादा लोग को भेजेंगे नहीं, तो मोटिवेट हम हो नहीं पाते। क्योंकि हमको लगता है 2, 4, 10 लोग भी नहीं देख पा रहे, तो क्या ही इतना मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग इसको देखने के बाद कम से कम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर लगता है कि मेरा मेहनत आप लोग के लिए कुछ भी काम आ रहा है, तो कम से कम लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।